हम लोग 257 तक बात कर लिए कि न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। कह रहा था जो कोई लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्यवाही की किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अभिमत या विनिश्चय जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेष पूर्वक देगा या सुनाएगा, बस दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। इसमें भी सजा बढ़ी है, पहले इतनी सजा नहीं थी। और भ्रष्टतापूर्वक, विद्वेष पूर्वक उसने अमुक अभिमत व्यक्त किया है या अमुक विनिश्चय ये किया है, इसे करने के लिए ही या इसे साबित करने के प्रयोजन से ही हमने कहा था कि कचहरी में विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस ये लगाई जाती हैं, क्योंकि ये सेक्शन न्यायिक अधिकारी इसी पर लगेगा, क्योंकि कहता न्यायिक कार्यवाही में, तो न्यायिक कार्यवाही न्यायालय या न्यायिक का अधिकारी उसी के समक्ष चल रही होगी, तो न्यायिक अधिकारी ये न कह सके कि हमने जो कुछ किया वो सद्भावपूर्वक की गई एक गलती थी, अर्थात उसे सेक्शन 77 आईपीसी का कोई बचाव उपलब्ध ना हो। इसी के लिए कचहरी में विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं, अर्थात लेकिन आप ये कतई मत समझ लीजिएगा कि कचहरी में जितनी एप्लीकेशंस लगती हैं उन्हें लगाने वालों को यह भी मालूम होता है कि ये एप्लीकेशन हम क्यों लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत मानिए। वहां तो एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि उनके सीनियर बाबूजी ने वो एप्लीकेशन लगाई थी। इसके अलावा उनकी मान्यता यह भी है कि अगर एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी तो न्यायालय को अपनी शक्ति का उपयोग करने का कोई हक ही नहीं है, ऐसी भी मान्यता है उनकी। ठीक है, और कई न्यायिक अधिकारियों की भी यह मान्यता है कि एप्लीकेशन सिर्फ लिखित होती है, जबकि एप्लीकेशन को लिखित प्रारूप में सिर्फ इसलिए प्रस्तुत करते हैं ताकि कभी यह साबित करने का मौका आ जाए, यह जरूरत पड़ जाए कि एप्लीकेशन दी गई थी तो उसको साबित किया जा सके, ताकि वो लिखित रूप में मौजूद होगी। अदरवाइज जो कुछ मौखिक कहा जाता है कि आप ऐसा कर दीजिए, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, उसे लिखित रूप में सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि एप्लीकेशन देने का साक्ष्य यह उपलब्ध रहे। ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू होगा, ईश्वर चाहेगा तो कल के बाद शुरू हो जाएगा, और वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यद्यपि लास्ट नहीं है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राजभाषा, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, आर्थिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच, एससी एसटी और माइनॉरिटीज, इनके संबंध में जो प्रोविजन है ये सब छोड़ दिया है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपको बमुश्किल तमाम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही पढ़ाया जा सका। ठीक है, वो भी अभी उसमें संशोधन बकाया है। ठीक है, तो अब क्या शुरू होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भारत में जो संविधान आपको लिखित रूप में उपलब्ध है, ठीक है, वो उस संविधान का साक्ष्य है। ठीक है, जो संविधान अमूर्त रूप से मौजूद है। ठीक है ना, जो संविधान की उद्देशिका है वो बेयर पे लिखी है, इसलिए उद्देशिका नहीं है। बेयर पर उद्देशिका के रूप में उसे लिखा इसलिए गया है क्योंकि वो संविधान की उद्देशिका है। ठीक है, जो कुछ संविधान की उद्देशिका
बेयर में अभिव्यक्त हुई है वो सिर्फ साक्ष्य है संविधान की उद्देशिका का। अगर कभी यह विवाद होगा कि संविधान की उद्देशिका यह है यह कुछ और है, तब बेयर प्रस्तुत किया जाएगा कि नहीं यही है संविधान की उद्देशिका। तो संविधान की उद्देशिका जो बेयर में अभिव्यक्त है वो संविधान के होने का, ठीक है, यह संविधान की उद्देशिका का साक्ष्य है। ठीक है, अगर बेयर न भी हो, ठीक है, लिखित रूप में संविधान को अभिव्यक्त इसलिए किया गया है ताकि संविधान का साक्ष्य उपलब्ध हो। अदरवाइज संविधान अलिखित यह भी हो सकता है। और संविधान के लिखित होने का कारण यह भी है कि चूंकि हमारा संविधान इतना बड़ा है कि सुविधा के दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में अभिव्यक्त कर दिया जाए, क्योंकि इतना याद रखना आज के समय में थोड़ा कठिन है। ठीक है, और आज उतने प्रामाणिक लोग भी नहीं हैं, ठीक है, जिनकी बात को हम प्रामाणिक मान लें कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो बिना लाग लपेट के संविधान ही है, क्योंकि इसलिए उसे लिखित रूप में लिख दिया गया। अगर वो लिखित रूप में न भी लिखा जाए तो भी वो संविधान रहेगा, ठीक है ना, लिखा ना जाए तो भी रहेगा, तो संविधान ही। और दुनिया के प्रत्येक देश में लिखित संविधान ऐसा है भी नहीं, ठीक है, इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, ठीक है, इसीलिए वहां, ठीक है, क्या करते हैं, जो अधिनियम है संसद का, ठीक है, उसे पारित करते हैं कि रूल ऑफ लॉ ये है, ठीक है ना। तो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है जो अलिखित है, जो व्याप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो जो चीजें लिखित हैं वे सिर्फ उसका साक्ष्य हैं जो निर्गुण स्वरूप में मौजूद है, ठीक है ना, जो मौजूद है उसी का साक्ष्य है। तो एप्लीकेशन मौखिक भी होती है, एप्लीकेशन लिखित भी होती है। लिखित एप्लीकेशन दी ही इसलिए जाती है ताकि अगर कभी यह साबित करने का मौका आ जाए कि हमने एप्लीकेशन दी थी तो उस लिखित से साबित किया जा सके, सिर्फ इसलिए दी जाती। अदरवाइज एप्लीकेशन मौखिक भी एप्लीकेशन ही होती है। और यही सीआरपीसी में जब हम लोगों ने परिवाद की परिभाषा पढ़ी थी तो उसने कहा था परिवाद ऐसा लिखित या मौखिक कथन है। जरूरी नहीं है कि परिवाद लिखकर किया जाए, हां वहां परंपरा यही है कि लिखकर किया जाता है। क्यों? इसलिए ताकि सबूत उपलब्ध रहे कि हमने यही परिवाद किया था अगर कभी दिक्कत पड़ जाए। लेकिन वहां जो परिवाद दायर कर रहे हैं उन्हें भी यह नहीं मालूम कि हम लिखित क्यों दे रहे हैं, और कई बार न्यायाधीश महोदय को भी नहीं मालूम कि मौखिक भी हो सकता है। वहां पीठासीन अधिकारियों की भी मान्यता यही है कि एप्लीकेशन मतलब लिखित, अलिखित एप्लीकेशन होती नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की मान्यताएं वहां चलती हैं। वहां एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उन्हें मालूम नहीं है हम एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वहां दी इसीलिए जाती है ताकि अगर कभी 257 जैसी धाराओं में यह साबित करने की जरूरत पड़े कि आपने विनिश्चय, आदेश, अभिमत ये विद्वेष पूर्वक दिया था इसलिए आपको सजा मिलनी चाहिए, तो न्यायिक कार्यवाही करता हुआ व्यक्ति ये न कह पाए कि हमने सद्भाव पूर्वक किया था इसलिए हमें धारा 77 आईपीसी का बचाव उपलब्ध है, वो ये कह ही ना पाए। क्योंकि अगर आपको सद्भाव पूर्वक उपलब्ध था तो सद्भाव का अर्थ हुआ कि सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी से आपने जांच की थी, फिर भी आप इसी निष्कर्ष पर आए थे कि अमुक विनिश्चय और अभिमत जिस प्रकार से
ये जिन शब्दों में हमने अभिव्यक्त किया है उन्हीं शब्दों में हमें अभिव्यक्त करना चाहिए। आप इस निष्कर्ष पर आए थे सद्भाव पूर्वक, ठीक है, करने की दशा में, यानी सम्यक सतर्कता और सम्यक जांच करने के पश्चात तभी आपने सद्भाव पूर्वक किया, ये कहा जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपको प्राइमरीली ये नहीं मालूम था कि हम अमुक प्रकार का विनिश्चय अभिमत आदेश पारित कर सकते हैं या नहीं, लेकिन जब एप्लीकेशन आ गई और एक ने कहा कि आप इसे पारित नहीं कर सकते, तो ठीक है, सामान्य युक्ति ये मांग करती थी कि आप थोड़ा किताब देख लेते, ठीक है, कि ऐसा करने का हक हमें है भी या नहीं। और किताब आप देखते तो फिर दो ही बातें हैं, अगर किताब देखकर भी आपको यही पता लगा तो इसका मतलब बेयर पढ़ना आपको नहीं आता, तब आपको न्यायाधीश की कुर्सी पर नहीं, जजेस ट्रेनिंग कॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, और कानून पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, या तुम्हें नौकरी बार किया जाना चाहिए, ठीक है। और अगर पढ़कर समझ में आया था तो तुमने विद्वेष पूर्वक ही किया है, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। तो विद्वेष को साबित किया जा सके इसके लिए कचहरी में एप्लीकेशन दी जाती हैं, यद्यपि जो एप्लीकेशन देते हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि हम एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, और जो पीठासीन अधिकारी वो भी ये मानते हैं कि एप्लीकेशन लिखित ही होनी चाहिए, अगर कोई मौखिक कह रहा है तो एप्लीकेशन नहीं है। ऐसी मान्यताएं दोनों ओर है, क्योंकि इनमें कोई सच्चाई नहीं, ठीक है। तो 257 कहता है न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक दिया जाना, ठीक है, ये मार्जिनल नोट है, रिपोर्ट आदि का। आगे उसने बताया है कि चाहे रिपोर्ट हो, चाहे अभिमत हो, चाहे आदेश हो, ठीक है, चाहे विनिश्चय हो, कुछ भी हो, अगर वो भ्रष्टता पूर्वक या किसी के प्रति विद्वेष पूर्वक देगा या सुनाएगा तो वो 7 वर्ष की सजा से दंडनीय होगा, और ये कार्यवाही न्यायाधीशों के विरुद्ध की जाएगी। न्यायिक, क्योंकि न्यायिक कार्यवाही ये कह रहा है, ठीक है ना, तो न्यायिक कार्यवाही करने के लिए जो लोग सक्षम है उन्हीं पर 257 आएगी। और आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ें, क्योंकि जो आज हमारे सामने एक प्रार्थना पत्र है, ठीक है, मजेदार है, मजेदार है, ठीक है। एक वादी महोदय ने, ठीक है, एफआईआर लिखाई कि उनकी बेटी के साथ, ठीक है, रेप हुआ, और पास्को और रेप की धाराओं में एफआईआर लिखी। उसके बाद वादी की पत्नी, पीड़िता सब होस्टाइल हो गए। आज एक एप्लीकेशन आई है, ठीक है, जिसमें एक समझौता लगा हुआ है, एक समझौता लगा हुआ है, जिस समझौते में यह लिखा हुआ है, ठीक है, समझौता किसके द्वारा किया गया है? वादी और उसकी पत्नी के द्वारा। किससे? अभियुक्त से। वो लिखा पड़ा है, समझौता लगा है उस एप्लीकेशन के साथ, बाकायदा नोटराइज है, दोनों पक्षों का आइडेंटिफिकेशन कि ये यही पक्षकार हैं, यानी इस दस्तावेज को निष्पादित करने वाले पक्षकार हैं, इस आशय का वकीलों के द्वारा प्रमाण पत्र उसमें लगा है। और उस समझौते में ये लिखा है कि चूंकि हम दोनों में रजामंदी हो गई है, हम लोग एक बिरादरी के हैं, ठीक है, इसलिए अमुक तिथि को, ठीक है, हमारी लड़की, हम कोई गवाही नहीं देंगे अभियुक्त के पक्ष में, और जो अभियुक्त आज की डेट में जेल में है उसे छुड़ा देंगे। ये समझौते में लिखा है, सारे पक्षों का आइडेंटिफिकेशन मौजूद है। और एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है कि साहब इन्होंने समझौता ये किया था, हमसे कहा था हमारी लड़की से शादी कर लेंगे, इन्होंने नहीं की, इसलिए हमें पुनः 311 में, ठीक है, साक्षी के तौर पर आहूत कर दिया जाए और हमारी पुनः मुख्य परीक्षा अंकित कर ली जाए। ये सब एप्लीकेशन में लिखा है, मजेदार है। और एज ए सरकारी वकील दबाव ये है कि आप इसे सबमिट करो, क्योंकि अभियोजन के, ठीक है, सरकार उसमें पक्ष है, और नहीं करोगे तो डीएम साहब पे कहेंगे।
इतने विद्वान अधिवक्ता दोनों तरफ। तो हमने कहा नहीं नहीं, जरूर करेंगे इसे, ठीक है, जरूर सबमिट करेंगे। उसे सबमिट करेंगे हम, ठीक है, सबमिट करेंगे तो होगी तो खारिज, ठीक है, क्योंकि तुम पहले सच बोल रहे थे या आप सच बोल रहे हो इसकी तो कोई गारंटी नहीं। और फिर हम उनको तलब कराएंगे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया उसको, और कहेंगे कि जरा बताओ ये किससे आइडेंटिफाई तुमने किया था, और इन सब गवाहों को सजा होगी, ठीक है, इन सब गवाहों को सजा होगी। और तुम एफिडेविट पर, उस पर अनुबंध पर लिख के आए कि हमने रेप किया है, 14 साल लड़की की उम्र है, तो तुम भी नपोगे, तुम भी नपोगे, सब मरेंगे। इतने विद्वान लोग हैं कचहरी में, इतने विद्वान, दोनों तरफ 40-40 साल के प्रैक्टिशनर हैं, दोनों तरफ, ठीक है। ये कचहरी में विद्वता का हाल है। क्यों? इसे तो देखा ही नहीं। जो मनाए सो कर दो, जो मनाए सो लिख के और लगा दो, जो मनाए, ठीक है। घर की खेती है ना, वहां खाला की दुकान चल रही है, जो चाहो तो लगा दो, ठीक है। इसे पढ़ाई नहीं है। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ये सब अपराध है। कभी आईपीसी उठाई हो तो पता हो, ठीक है, क्योंकि सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, ठीक है। अजीब हाल है, अजीब हाल है, ठीक है। और जिंदगियां दांव पर हैं, जिंदगियां दांव पर, क्या कहा जाए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इसे जरूर देख लो, एक बार समझ लो, अच्छा रहेगा, चाहे सिलेक्शन हो न हो, वकील के तौर पर जैसे भी होगा, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जेल तुम्हारे मुवक्किल जाएंगे, और ईश्वर की अदालत में तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तुम्हें कुछ नहीं आता था तो तुमने किसी की तरफ वकालत की क्यों, ठीक है। तो खैर 257 ये हम आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भले इंपॉर्टेंट ना हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं तक इंपॉर्टेंट है। मिथ्या साक्ष्य देना, गढ़ना, उसके लिए दंड, ठीक है। साक्ष्य का विलोपन, मिथ्या इत्तला देना, यानी 201 पुराना, एग्जाम के दृष्टिकोण से वहीं तक इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के सेक्शन 228A जो पहले था वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार लुटेरों डकैतों को संशय देना वो भी पूछ देते हैं, जो पहले 216A था वो भी पूछ देते हैं कभी कभी, इतनी ही सेक्शन यहां पूछते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने जरूर चाहिए ताकि आपको पता रहे कि अपराध कहां कहां कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है ना। तो आगे कह रहा है, प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो ये जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्द की, मतलब आपको अमुक व्यक्ति को विचारण के लिए सुपुर्द नहीं करना चाहिए, आपको अमुक व्यक्ति को परिरोध में नहीं रखना चाहिए, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सन ऑफ अथॉरिटी होते हुए अपने सिर्फ ऐसे व्यक्ति को जो विचारित किए जाने का पात्र नहीं है, विचारण के लिए सुपुर्द कर रहे हैं, या फिर उसे परिरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे, ठीक है, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक, कानून समझ नहीं पाए, ये दूसरी बात है, ठीक है। समझ नहीं पाए मीनिंग देर बाय ऐसा ना हो कि बिल्कुल साफ लिखा है और तुमको हम कानून समझे ही नहीं। कानून के दो अर्थान्वयन संभव थे, ठीक है, उनमें से एक आपने समझ लिया और दुखद ये रहा कि जो आपने समझा वो गलत था, ये तो ठीक है। यहां ये नहीं कहा जाएगा कि भ्रष्टतापूर्वक है विद्वेषपूर्वक, लेकिन जहां कानून का सिर्फ एक अर्थान्वयन संभव था और वो इतना सरल था कि बच्चे को भी समझ में आया, और वहां आप कहते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आया, तो या तो भ्रष्टतापूर्वक विद्वेषपूर्वक आप कहते हो कि हमें समझ में नहीं आया, और या फिर आप वाकई मूर्ख हो, तो वाकई मूर्ख हो तो तुम्हें घर पे होना चाहिए, ठीक है। पर्सन ऑफ अथॉरिटी आप क्यों रहे, ठीक है। और अगर आपको भ्रष्टतापूर्वक विद्वेषपूर्वक समझ में नहीं आया तो फिर आपको प्रसाद मिलना चाहिए, ठीक है ना, आपकी गलती का,
ठीक है ना, वही कहते हैं ना कि गुस्सा आए तो ठीक है 24 घंटे बाद या थोड़े समय बाद ठीक है उत्तर देना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जब आता है तो आप होश खो बैठते हैं, होश नहीं होता। ठीक है, तो गुस्सा आए तो थोड़ी देर बाद जवाब देना चाहिए। जैसे किसी ने कुछ किया, गुस्सा आना शुरू हुआ, तो फिर थोड़ी देर बाद उत्तर दीजिए उसको। और अगर आपने थोड़ी देर बाद उत्तर देने की सोची तो उत्तर कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में या तो ये समझ में आ जाएगा कि उसने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक था, हम ही गलत थे। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा कि उसने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था, उसे वैसा ही करना चाहिए था। ठीक है, तो फिर गुस्से की बात ही नहीं है, अब काहे बात का गुस्सा, तो उसे जवाब आप देंगे ही नहीं। और या फिर थोड़ी देर बाद ये समझ में आएगा ठीक है कि पागल है, इसने किया होगा, मूर्ख आदमी है, इसके किए मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा, तो भी आप उसे जवाब नहीं देंगे। ठीक है ना, दोनों ही दिशाओं में नहीं देंगे। तो ऐसे ही अगर विधि के अभिव्यक्त उपबंध का आप उल्लंघन कर रहे हो तो दो ही बातें हैं, या तो भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक कर रहे हो, या मूर्खतावश कर रहे हो। मूर्खतावश कर रहे हो तो तुम्हें पर्सन ऑफ अथॉरिटी रहना नहीं चाहिए, और विद्वेषपूर्वक या भ्रष्टतापूर्वक कर रहे हो तो तुम्हें तब भी पर्सन ऑफ अथॉरिटी नहीं रहना चाहिए, बल्कि जेल में होना चाहिए। उसी की व्यवस्था यहां की है। उसने कहा जो कोई ऐसे पद पर होते हुए, सामान्यतः ये पुलिस वालों के खिलाफ लगता है, सामान्यतः, ठीक है ना, लेकिन कमिटल मजिस्ट्रेट या कमिटल कोर्ट के खिलाफ भी लग सकता है। ठीक है ना, लेकिन जरूरी यह होगा कि वो विद्वेषपूर्वक या भ्रष्टतापूर्वक कमिटल करे विचारण के लिए, क्योंकि कहता है जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हुए जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार हो, किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल काम कर रहा है, यह जानकारी है उसे कि आई एम एक्टिंग अगेंस्ट द लॉ। आफ्टर दैट ठीक है वो कमिटल कर रहा है या डिटेन कर रहा है, ठीक है, या डिटेन करने के लिए किसी को सुपुर्द कर रहा है, ठीक है ना, कि इन्हें डिटेन रखो, तो वो दोनों में से किसी बात के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ऊपर न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला सेक्शन वही वर्णित है, और निचली धारा में है ऐसा सेक्शन वर्णित है जिसमें न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस वालों के खिलाफ और ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो वैध रूप से किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए या तो स्वयं या किसी के माध्यम से परिरोध में रखाए जाने के लिए अधिकृत हैं या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए अधिकृत हैं। ठीक है, तो यह आपका 258, और इनकी उपयोगिता कचहरी में बहुत ज्यादा होती है। जब आप बीइंग एडवोकेट आते हैं तब इन सेक्शंस का उपयोग सर्वाधिक होता है, या जब आप पुलिस ऑफिसर हो जाते हैं या फिर जब आप न्यायिक अधिकारी हो जाएंगे तो भी इन सेक्शंस का उपयोग रहेगा। ठीक है, हाँ, न्यायिक अधिकारी होने के लिए जो कंपटीशन आप देंगे उसके लिए इसका उपयोग निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने बार बार कहा कि कानून या कोई भी चीज सिर्फ एक बार पढ़नी चाहिए, बार बार उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर दिमाग में बना रहता है कि वहां पर कुछ सेक्शन है तो आप भले ही सेक्शन याद ना रहे लेकिन उतना देखकर फिर निकाला जा सकता है। अदरवाइज 511 धाराओं में या 358 वर्तमान में धाराओं में सेक्शन को ढूंढ पाना ये बड़ा कठिन है, इसलिए एक बार रीडिंग सारी चीज की हो जानी चाहिए। आगे कहता है पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लो। पहले हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, जो पहले सेक्शन थे आपका कौन से थे, 136 से 137 वहां पे होंगे। ठीक है, पुरानी आईपीसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं। वहां कहता था राज कैदी या युद्ध कैदी
इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध जहां पर किए होंगे वहां कहीं पर होगा, 129-30 होगा, 136-37 हम बोलना है, ठीक है। वो तो सेना ओना वाले वो चले जाएंगे। पिछली आईपीसी में 129, 130 वहां क्या था, राज कैदी, युद्ध कैदी, कैदियों के दो विशेष प्रकार थे, ठीक है ना। कैदियों के दो विशेष प्रकार, राज कैदी या युद्ध कैदी, और उनका निकल भागना, ये उपेक्षा से सहन करना, इसके लिए वहां शिक्षण थे, ठीक है। राज कैदी, युद्ध कैदी, और वो भी विशेष प्रकार से। अगर आप भगाते हैं या भागना स्वयं करते हैं तो वहां दंड प्रोवाइड था, ठीक है। राज्य के विरुद्ध अपराध जो पहले भी थे 129-30, अब सेक्शन बदल गया होगा, राज्य के विरुद्ध अपराध के चैप्टर में वो होंगे कहीं पे 157, 158 होंगे, ठीक है। तो अब यहां कहता है पकड़ने के लिए आबद्ध, ठीक है, पकड़ने के लिए आबद्ध, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप। तो पकड़ने के लिए लोक सेवक तो बहुत स्थितियों में आबद्ध हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी स्थितियां हो सकती, लेकिन सारी स्थितियों के लिए यहां भी उपबंध नहीं होगा, अभी कुछ स्थितियों के लिए यहां होगा, ठीक है। क्या कहेगा, कहेगा जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन, किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ठीक है। अपराध के लिए आरोपित या अपराध के लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन, ठीक है, वो अपराध के लिए आरोपित है। सेक्शन 35 सीआरपीसी कहता है, सॉरी सेक्शन 35 बीएनएसएस कहता है कि बिना वारंट पकड़ना आपका दायित्व है, ठीक है। आप पकड़ने के लिए आबद्ध हैं, आप पकड़ने के लिए आबद्ध हैं। यह वो व्यक्ति अपराध के आरोपित के तौर पर पकड़े जाने के दायित्व के अधीन है, वारंट प्रोसेस जारी हो चुका है उसके विरुद्ध, ठीक है, तो पकड़े जाने के दायित्व के अधीन है। साक्षी नहीं, अपराध के लिए आरोपित, ठीक है ना, अपराध के लिए आरोपित, यद्यपि विधि अनुसार पकड़े जाने के दायित्व के अधीन अन्य लोग भी होंगे, विधि अनुसार पकड़े जाने के दायित्व के अधीन निर्णय हो सकता है, ठीक है ना। सीपीसी में जब डिग्री के सेटिस्फेक्शन के लिए जो जजमेंट डेप्टर है उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश निकलेगा, साक्षी है उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश निकलेगा, या अन्य व्यक्ति हैं, कंटेम्नर है कोर्ट का, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश निकलेगा, तो वो विधि अनुसार पकड़े जाने के दायित्व के अधीन, ठीक है, व्यक्ति कहलाएगा। और यहां एक विशेष बात कही, अपराध के लिए आरोपित, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपराध नहीं है, इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसकी जो प्रक्रिया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर बताई गई तो वो लागू होगी, और नहीं बताई गई तो ठीक है, न्यायालय अपने हिसाब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही चला सकता है, क्योंकि वो विचारण नहीं है, ठीक है, उसे विचारण नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहां जैसे अनुच्छेद 32 में जब बंधुआ मुक्ति मोर्चा में कमीशन जारी किया था तो ऑब्जेक्शन क्या था, ऑब्जेक्शन तो यही था कि साहब फंडामेंटल राइट के मामले में ऑब्जेक्शन कमीशन जारी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कमीशन के तौर पर जो कुछ आएगा, कमिश्नर की जो रिपोर्ट होगी वो साक्ष्य के तौर पर पढ़ी जाएगी, और साक्ष्य के तौर पर कोई भी चीज पढ़ी जाए उसके लिए प्रतिपरीक्षा का अवसर ये मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, वो सारी चीजें ठीक है कहां है, जब विचारण की कार्यवाही चल रही हो तब अगर कमीशन जारी हो रहा तो आपकी बातें ये ठीक हैं, ये विचारण की कार्यवाही नहीं है। ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी विचारण की कार्यवाही नहीं होती, ठीक है, इसलिए वहां जो आरोपित है वो अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं है, विधि अनुसार पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो सकता है, तो वो शब्द यहां नहीं है, ठीक है। यहां कहता है जो कोई लोक सेवक होते हुए
जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साक्ष्य लोप करेगा। साक्ष्य जानबूझकर लोप करेगा। पकड़ नहीं पाया तो इसमें वो क्या करे? सुबह भी हमने कहा बियॉन्ड द कैपेसिटी, अगर कोई काम हो रहा तो फिर कोई क्या करे? पकड़ नहीं पाया, इसमें कोई क्या करे? लेकिन पकड़ने में साक्ष्य लोप करेगा, ये अलग स्थिति है। साक्ष्य लोप यानी आप पकड़ना चाहते ही नहीं थे, जानबूझकर आपने लोप किया पकड़ने का, ठीक है, पकड़ने का साक्ष्य लोप करेगा। या ऐसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का निकल भागना साक्ष्य सहन करेगा। वहां कहता उपेक्षा पूर्वक, वहां उपेक्षा पूर्वक है, यहां साक्ष्य सहन करेगा। हमने दरवाजे खुला छोड़ दिया, दरवाजा खुला नहीं छोड़ा, चाबी ऐसी जगह रख ली जानबूझकर जहां से वो उसे मिल जाए, तो उपेक्षा से सहन करना और साक्ष्य सहन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। उपेक्षा हमने आपसे कहा था, आपने उपेक्षा से कोई काम किया, ये केवल तब कहा जाता है जब उस काम से जो बुरे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, वो बुरे परिणाम किसी के भी प्रति हों, जो बुरे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, उन बुरे परिणामों को बचाने के लिए उस काम को करने वाले सामान्यतः जिन सिक्योरिटी मेजर्स अर्थात रक्षोपाय, ठीक है, लिए जाने की व्यवस्था करते हैं, आपने उन रक्षोपायों को किए बिना यदि किसी काम को किया है तो उस काम को आपने उपेक्षा पूर्वक किया है, यह कहा जाता है, ठीक है। और उतावलेपन से काम करना, ये आपको कई बार कहा हमने कि उतावलेपन से आप काम करते हैं, ये कब कहा जाता है? तब जबकि काम के संभावित परिणाम आपको पता है, फिर भी उनके उत्पन्न न होने का एक निरर्थक विश्वास अपने मन में रखते हुए आप उस काम को करने का जोखिम उठाते हैं, ठीक है, जोखिम उठाते हैं, रिस्क लेते हैं कि वो परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे। तो यदि वे परिणाम उत्पन्न हो गए तो आप दोषी माने जाएंगे और आपकी दोषिता, आपकी कल्पेबिलिटी इस जोखिम को उठाने में मानी जाएगी। ये जो जोखिम आपने उठाया इस निरर्थक विश्वास के आधार पर कि उस काम के किए जाने पर भी वे खतरनाक परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे। तो उतावलापन और उपेक्षा दो अलग अलग बात है। और साक्ष्य, इसमें आप उत्पन्न करने के लिए अमुक काम करते हैं। ज्ञान दोनों तीनों जगह है, उपेक्षा में भी है, वहां भी है, उतावलेपन में और साक्ष्य करने में भी है। लेकिन इस ज्ञान की जो डिग्री है वो भिन्न भिन्न होती जा रही है। तो वहां उपेक्षा से सहन करता था, यहां क्या कर रहा है? साक्ष्य सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में साक्ष्य मदद करेगा। उपेक्षा पूर्वक मदद करेगा नहीं, उतावलेपन में मदद करेगा नहीं, साक्ष्य मदद करेगा। वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा। यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो पकड़ा जाना चाहिए मृत्यु से दंड नहीं, तो यह आगे आप देख ही लेंगे, इसमें दंड की मात्राएं सिर्फ दी गई हैं और तो कुछ दिया नहीं, ठीक है ना। इसमें यह जरूर देख लेंगे कि मृत्यु से दंड नहीं में होगा अमुक अवधि का कारावास और जुर्माना, और गा खंड में हो सकता है अमुक अवधि का कारावास या जुर्माना। ये और या इस पर ध्यान जरूर दे लेंगे। और ये यहां काम नहीं आएगा। बिहार में जब आप एचजेएस का एग्जाम अगर कभी देंगे तो ये काम आएगा। वहां वो कारावास और यही पूछते हैं कि जुर्माना या और जुर्माना है या जुर्माना है, क्योंकि उन्हें निकालना है आपको, ठीक है ना। तो वो हर वो बात पूछेंगे जो आप ना बता पाओ, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जाता है। लेकिन बाकी जगहों पर कारावास की अवधि और जुर्माना वगैरह नहीं पूछते हैं, लेकिन बिहार में पूछते हैं। तो अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो एक बार सभी कुछ पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ये का खा गा खंड, ठीक है, आपका दांडिक दायित्व से संबंधित
सेक्शंस हैं, तो इन्हें आप खुद देख लें। आगे कहता है 260, दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लो। ठीक है, जो कोई ऐसे लोक सेवक होते हुए जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन, पीछे अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति था, ठीक है, अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति या अपराध के लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन, उसे विचारण या विचारार्थ सुपुर्द करने के प्रयोजन से पकड़ना था, परिरोध में रखना था, वो तुमने नहीं किया। अब आदमी सिद्धदोष है, न्यायालय के दंडादेश के अधीन है। न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए, अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए। ये कचहरी में खूब होता है, वो कोर्ट मुहर्रिर जो बैठा होता है, पुलिस वाला जो कोर्ट में, उसके ऊपर लगते हैं ये सेक्शन, क्योंकि आपने सरेंडर किया, उन्होंने कस्टडी में लो, कस्टडी में ले लिया उन्होंने और फिर वो भाग गया। ठीक है, तो क्या हुआ, आप विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध थे। ठीक है ना, क्योंकि उसे परिरोध में रखने के लिए विधिपूर्वक आपसे कहा गया था। या न्यायालय के दंडादेश के उन्होंने कस्टडी में लो, इन्हें सजा हो गई और फिर वो भाग गए। ठीक है ना, तो फिर ये सेक्शंस आते हैं, कहेगा जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हो जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साक्ष्य लोप करेगा। आप कस्टडी, उन्होंने कहा कस्टडी में लो, तुम लिया ही नहीं, खींचे फैला रहे हो बैठे हुए, ठीक है, तो साक्ष्य लोप करेगा। या ऐसे परिरोध में से साक्ष्य ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करेगा। साक्ष्य निकल भागना तुम सहन कर ही रहे भाई, तुमने क्यों नहीं ठीक से उसे कस्टडी में लिया, निकल भागना सहन करेगा। या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने का प्रयत्न करने में साक्ष्य मदद करेगा। तीनों बातें उन्होंने कह दी। कोर्ट मुहर्रिर यह भी कह सकता है कि हम अकेले थे, कैसे पकड़ते, 5 मुलजिम थे, तो तुमने बुलाया क्यों नहीं पहले, ठीक है, और फोर्स बुलाते भाई। निकल भागने में साक्ष्य मदद तो तुमने की, तुम अकेले थे, तुम्हें नहीं मालूम कि अकेले थे तुम, ठीक है, 5 मुलजिम हैं तो आपको और फोर्स बुलानी चाहिए थी। वहां बुलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर लंबी सजा हो रही है ज्यादा मुलजिमों को, तो कहते हैं फोर्स बुला लो, तो फोर्स बुलाई जाएगी, नहीं तो आप मदद कर रहे हैं, ये क्यों ना माने हम, ठीक है ना। अगर वो लोग भाग गए, ठीक है, हालांकि भागते उगते बहुत कम हैं, ऐसा भी नहीं भागते नहीं, भागते हैं लेकिन कम, जल्दी नहीं भागते, ठीक है ना। तो कहते हैं निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने में साक्ष्य मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा। अब वही का खा गा खंड फिर आ जाएंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं। वहां अपराध के लिए आरोपित या विधि अनुसार अपराध के लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन, यहां दंडादेश के अधीन, ठीक है, या आपका अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए। अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया व्यक्ति साक्षी भी, ये भी हो सकता है, ठीक है, वो तो विधि पूर्वक अभिरक्षा में रखने के लिए कोई भी व्यक्ति ये हो सकता है, आपका आरोपी ये भी हो सकता है और कोई ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे कहता है लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। वहां कौन था, राज कैदी, युद्ध कैदी वो थे, ठीक है। 129:30 में क्या था, राज कैदी, युद्ध कैदी। अब उपेक्षा से निकल भागना सहन करना यहां भी आ रहा है, लेकिन राज कैदी, युद्ध कैदी चूंकि वहां आ चुके, इसलिए उन्हें छोड़कर बात अब यहां होगी, ठीक है। कहता है जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो अपराध के लिए आरोपित, अब अपराध के लिए आरोपित उसने कहना शुरू कर दिया, वहां कहता था राज कैदी, युद्ध कैदी या 2 सिद्ध
आरोपित या दोष सिद्ध या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हो। ऊपर क्या था? निकल भागना, साशय सहन करना। अब उपेक्षा आ गई, ठीक है, और सबके लिए आ गई। राज कैदी युद्ध कैदी को छोड़कर, ठीक है, चाहे अपराध के लिए आरोपित हो, दोष सिद्ध हो या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तीनों में से कोई भी स्थिति हो, ठीक है, और राज कैदी और युद्ध कैदी को छोड़कर अन्य लोगों की बात हो रही, ठीक है। और आप कौन है? आप लोक सेवक हैं, और लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध काहे के लिए? विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए, या जो दंडादेश के अधीन दोष सिद्ध है, ठीक है, उसे परिरोध में रखने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? उपेक्षा से भागना, सहन कर रहे हैं। तो दंड में कमी आ गई, सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष, ऊपर साशय था इसलिए दंड कठोर था, यहां उपेक्षा से आपने सहन किया इसलिए दंड में कमी। अब कहता किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, आप बाधा डाल रहे हैं। और देखिए यहां बाधा यह नहीं मानी जाएगी। दांडिक विधि में शब्द का जो प्रत्यक्ष अर्थ दिखता है उसी को अर्थ माना जाता है। दांडिक विधि में शब्द के बड़े विस्तार से अर्थ नहीं लिए जाते। उसने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या दावा या बाधा, अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, तो प्रतिरोध या बाधा को जो समझा जाता है सामान्य तौर पर वो प्रत्यक्ष प्रतिरोध या बाधा, ठीक है। प्रत्यक्ष यानी वो पकड़ने आए, तुमने डंडा उनके जाने दिया, प्रतिरोध कर रहे हो। यानी भौतिक तौर पर पकड़े जाने के समय, ठीक है, आप कोई बाधा या प्रतिरोध उपस्थित कर रहे हो, या ऐसा प्रतिरोध और बाधा उपस्थित कर रहे हो कि पकड़े जाने वाला व्यक्ति, जो पकड़ने के लिए आबद्ध व्यक्ति है, उसकी पहुंच आप तक नहीं हो पा रही है, ये, ठीक है। प्रत्यक्ष उसी समय, ये नहीं कि हम भाग गए, जैसे एफआईआर लिखती लोग भाग जाते हैं, ठीक है, तो वो छुप रहे हैं, प्रतिरोध या बाधा नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अगर एफआईआर लिखी और भाग गए हम, तो जो शब्द मेरे लिए आना चाहिए वो आना चाहिए कि हम अपने को छिपा रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि हम अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तब हम इस धारा में दंडनीय हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर कहता विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए, यह शब्द भी इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति जो कि विधिपूर्वक पकड़े जाने के दायित्व के अधीन नहीं था, उसे मजिस्ट्रेट महोदय ने अभिरक्षा में रखे जाने के लिए लोक सेवक के सुपुर्द कर दिया, वो भाग गया, ठीक है। तो गलत क्या उसमें? भाई हमें अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का पूरा हक है। अगर तुम अपने प्राधिकार के दुरुपयोग से हमें हमारी स्वतंत्रता से वंचित करोगे तो हम तुम्हारे सामने समर्पण थोड़ी कर देंगे। हम भाग गए तो इससे क्या फर्क पड़ा? हमें थोड़ी तुम्हें दंडित किया जाएगा कि तुमने ऐसा आदेश दिया कैसे, ठीक है ना। तो अगर उपरोक्त धाराओं में किसी व्यक्ति का विचारण हुआ तो एक एक शब्द की परीक्षा होगी कि क्या विधिपूर्वक पकड़े जाने के दायित्व के अधीन था वो, ये भी तो देखें। अगर वो विधिपूर्वक पकड़े जाने के दायित्व के अधीन नहीं है, अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो भाई काहे का ऑफेंस, तब तो जो आदेश दे रहा वो दोषी हो, ठीक है ना। फिर तो आपने विधिमत कोई आदेश जानबूझकर विनिश्चय हमें, ठीक है, भ्रष्टतापूर्वक और विद्वेषपूर्वक कारावासित करने के लिए किया है, ये क्यों ना मान लें और आप दोषी हो, ऐसा क्यों ना माने। विधिपूर्वक मतलब विधिपूर्वक, एक एक शब्द संतुष्ट होना चाहिए दांडिक विधि में। तो यहां क्या कहता है?
कहता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा डायरेक्ट होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। कहता जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस पर आरोप है या जिसके लिए वह दोष सिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में साक्ष्य प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा, ठीक है, अवैध बाधा डालेगा, या किसी अभिरक्षा में जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और स्पष्टीकरण न भी हो तो भी काम चलेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप जो निकल भागे, ये आपने उस अपराध के अतिरिक्त काम कर दिया जिस अपराध के लिए पहले से ही आप दोषसिद्ध या आरोपित हैं। तो उसमें जो दंड आपको मिलेगा वो तो उस काम के लिए जो आप पहले ही कर चुके हैं। और ये जो नया कर दिया विधि पूर्ण अभिरक्षा से भागने का, इसके लिए अलग से 2 साल का दंड मिलेगा। तो स्पष्टीकरण न भी हो तो भी काम चलेगा। स्पष्टीकरण कहता है इस धारा में उपबंधित दंड उस दंड के अतिरिक्त जिससे वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना हो उस अपराध के लिए दायी था जिसका उस पर आरोप लगाया गया था या जिसके लिए वह दोष सिद्ध हुआ था। ये न भी लिखो आप तो भी बात वही रहेगी, क्योंकि ये तो नया काम कर दिया आपने। और अभिरक्षा कैसी होनी चाहिए? विधिपूर्ण। विधिपूर्ण अभिरक्षा नहीं जैसे टैक्स, इनकम टैक्स वाले आए, उन्होंने क्या किया साहब, हमें बांध दिया और हमारे घर के सारे कागजात, ठीक है, वो तलाशी लेकर के लेने लगे अपने कब्जे में। हमने खुद को छुड़ा लिया तो, और हम चले गए, भाग गए। तो हमने विधिपूर्ण अभिरक्षा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उन्हें अभिरक्षा में लेने का कोई हक हमें नहीं था, ठीक है ना। तो विधिपूर्ण अभिरक्षा यह होनी चाहिए, कहता है। अब आप अपने आप बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है, अब आपके लिए कोई और बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अगला सेक्शन, किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, ठीक है, आपके लिए कोई और बाधा पैदा कर रहा है या आप किसी और के लिए, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ऊपर आप खुद अपने पकड़े जाने के में प्रतिरोध या बाधा दे रहे हैं, और अगर आपके पकड़े जाने में कोई और बाधा दे रहा है तो भी इस सेक्शन में आ जाएगा किसी अन्य, क्योंकि आप जो बाधा दे रहा है उसके लिए अन्य व्यक्ति ये कहलाएंगे, आप अन्य व्यक्ति कहलाएंगे ना, उसके लिए जो बाधा दे रहा है। तो आपके पकड़े जाने में वो प्रतिरोध या बाधा पैदा कर रहा है, या आप किसी अन्य के, तो आप भी उस अन्य के लिए अन्य ही होंगे, ठीक है ना। आप किसी दूसरे के लिए, तो जो दूसरा है वो आपके लिए तो अन्य हुआ, तो आपके बारे में तो यही कहा जाएगा कि अन्य व्यक्ति के पकड़े जाने में बाधा पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और अन्य व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति आपके पकड़े जाने में बाधा पैदा करेगा, तो आप क्योंकि दूसरे के लिए अन्य हो जाएंगे, तो भी सेक्शन यही आएगा। कुल मिलाकर 263 अपने अलावा किसी अन्य के पकड़े जाने में अगर आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो तो आपको दंडित करने का प्रावधान करता है, व्यवस्था करता है। कहता है जो कोई किसी अपराध के लिए, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के किसी अपराध के लिए किसी अंग्रेजी पढ़ने हमारे में गलत लिखा है, whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of any other person, दूसरे का, for an offense or rescues or attempts to rescue any person from any custody in which that person is lawfully detained होना चाहिए। अगर illegally detained है तो आपने छुड़ा लिया तो क्या गलत किया? आपने किसी को इलीगली डिटेन कर रखा, हमने छुड़ा लिया तो इसमें गलत क्या किया हमने? ठीक है, साक्ष्य छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, वो दोनों में से किसी बात के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से, ठीक है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सामान्य स्थिति हुई। लेकिन अगर मृत्यु से दंड नहीं है, नहीं, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंड नहीं, इसका आरोप हो, ठीक है, तो 3 वर्ष, ठीक है। मृत्युदंड से दंड नहीं हो, यहां बदल दिया इनने ऑर्डर,
जो खा होना चाहिए वो जो मतलब गाँव खा होना चाहिए था तो खा गा होना चाहिए था, वो इन्होंने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो मृत्यु से दंड नहीं हो तो 7 साल। ठीक है, और यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना या छुड़ाया जाना हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन या ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंड नहीं हो। ठीक है, यानी लघुकृत किया गया है कारावास, इसलिए वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय था। ठीक है, तो फिर 7 साल, क्योंकि ये तो ज्यादा ही खतरनाक आदमी है, क्योंकि लघुकरण किया गया और फिर भी तुम फिर भाग गए। ठीक है ना, पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा पैदा कर रहे हो। ठीक है, तो 7 साल, और जिसको मृत्यु के दंडादेश के अधीन हो तो वह आजीवन कारावास से, यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, if the person to be apprehended or rescued or attempted to be rescued is under sentence of death shall be punished with imprisonment life। ऊपर क्या है सी में? अच्छा, ऊपर आरोप हो, ऊपर मृत्यु से दंडनीय अपराध का आरोप हो और उसे आप पकड़े जाने में बाधा उत्पन्न कराओ, नीचे मृत्यु के दंडादेश के अधीन है यानी सिद्ध दोष है, और ऊपर आरोपित है, सी में आरोपित है, और आपका ई में दंडादेश के अधीन है। ठीक है, तो अलग अलग स्थितियां हैं उनमें दंड, और अगर जो आपका बी सी डी ई है इसे छोड़ के स्थिति है तो 2 साल, तब 2 साल। ठीक है, मामला बी सी डी और ई का नहीं है तो 2 साल, और बी सी डी ई का है तो उतना। ठीक है, उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का, लोप या निकल भागना, सहन करना, उन स्थितियों के लिए। ठीक है, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, यानी अपराध के लिए आरोपित, राज कैदी, युद्ध कैदी, ये सब तो आ गए। ठीक है ना, लेकिन साक्षी के तौर पर, दस्तावेज पेश करने के लिए, ठीक है ना, इन सब के लिए भी तो गिरफ्तारी हो सकती है, निर्णय त्रिणी के तौर पर आपकी गिरफ्तारी, ये सब भी तो हो सकता है। ठीक है, तो कहता है उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हो, उस व्यक्ति को किसी ऐसी दशा में जिसके लिए धारा 259, 260 या 61 अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में कोई उपबंध नहीं है, पकड़ने का लोप करेगा या परिरोध में से निकल भागना सहन करेगा, यह सीपीसी पर लागू नहीं होगा। सेक्शन, वो हम गलत बोल गए, निर्णय त्रिणी यहां नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये कहा कि अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में कोई उपबंध नहीं है, यानी 259 में भी नहीं है, 260 में भी नहीं है, 261 में भी नहीं, और अन्य किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि उसमें भी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है जिसे पकड़ने के लिए आप वैध रूप से आबद्ध हैं। निर्णय त्रिणी ये सीपीसी के अनुसार जो गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी के दायित्व के अधीन है, उसके लिए उपबंध सीपीसी में है। ठीक है ना, इसलिए 264 लागू नहीं होगी, क्योंकि वो कह रहा है किसी अन्य विधि में कोई उपबंध नहीं होना चाहिए, शर्त है। इसका मतलब धारा 35 में जो, ठीक है, 10 स्थितियां हैं, वहां 10, 11, वहां जो अन्य 7, 8 स्थितियां बची वो इसमें आ गई। ठीक है ना, प्रत्यर्पण संबंधी विधि के अधीन है, फलाना है, ढिमाका है। ठीक है, वो सारी स्थितियां यहां आ गई, साक्षी आ गया। ठीक है, दांडिक मामलों में बस एक मोटी मोटी बात उदाहरण के लिए हमने आपको बता दिया कि 35 में 7, 8 स्थितियां वो हैं, अन्य विधि में उपबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके ऐसे व्यक्ति के जिसके लिए अन्य विधियों में उपबंध नहीं है, उसे पकड़े जाने में आप साक्ष्य बाधा, ठीक है, या लोक सेवक होते हुए, ठीक है, आप उसे पकड़ने का लोप करेंगे या परिरोध में से निकल भागना सहन करेंगे। ठीक है ना,
तो क्या होगा, यदि वह ऐसा साक्ष्य करेगा, ठीक है ना, अगर आप ऐसा साक्ष्य करेंगे तो 3 साल तक की सजा, और उपेक्षा पूर्वक करेंगे तो 2 साल तक की सजा, ये होगा। लेकिन अन्य मामले जिनके लिए उपरोक्त 259 धाराओं में उपबंध नहीं है, और अन्य किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि वहां भी उपबंध नहीं है, और आप लोक सेवक के नाते संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं, और आप उस व्यक्ति का निकल भागना सहन कर रहे हैं, ठीक है, यह परिरोध करने में साक्ष्य लोप कर रहे हैं। तो अगर साक्ष्य कर रहे हैं आप तो 3 साल, उपेक्षा पूर्वक तो ठीक है आपका 2 साल, ये दंड आपको मिलेगा। फिर कहता है उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना, यानी वो तो लोक सेवक महोदय के लिए कि आप लोक सेवक होते हुए वैध रूप से आबद्ध होते हुए लोक सेवक के नाते, ठीक है, उनका निकल भागना या तो सहन कर रहे हैं या पकड़ नहीं रहे हैं, परिरोध में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब सामान्य व्यक्ति है आप, ठीक है, जो कोई स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के, ठीक है, इसमें दोनों बातें एक साथ ले आए, का जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े जाने में साक्ष्य को प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी अभिरक्षा में जिससे वह विधिपूर्वक निरुद्ध हो निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में से जिसमें वह व्यक्ति विधिपूर्वक निरुद्ध हो छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, वह प्रत्येक ऐसी दशा में जिसके लिए धारा 262 या 63 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में उपबंध नहीं है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, ठीक है ना। आप स्वयं अपना या किसी अन्य व्यक्ति का को निकल भागने में सहायता दे रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, आदि आदि, जो पहली धारा में लोक सेवक का है, तो ये आपका हुआ। और बाकी ये 4-5 धाराएं बची, इन पर हम लोग कल बात कर लेंगे। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए, भगवान चाहेगा तो।